हिंदी साहित्य में मोहन राकेश की पहचान एक सफल और प्रभावी नाटककार के रूप में सर्वमान्य है। इसका कारण यह है कि 20वीं शताब्दी के छठे दशक में पढ़े जाने वाले तथा रंगमंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले नाटक के बीच तालमेल बिठाने की चुनौती को मोहन राकेश ने नए आयाम प्रदान किए थे। हिंदी में प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से मौलिक नाटक लिखे जाना प्रारंभ हो गए थे। छायावाद के पुरोधा जयशंकर प्रसाद ने काव्य सृजन के साथ साथ अनेक बहुचर्चित नाटक भी लिखे थे। जयशंकर प्रसाद के पश्चात हिंदी में अनेक प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने अनेक रंगमंची नाटक लिखे और रंगमंच पर उनका प्रदर्शन भी हुआ, किंतु पारसी रंगमंच के प्रभाव और हिंदी रंगमंच के बीच एक सीमा रेखा होने के कारण हिंदी नाटकों को रंगमंच पर उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी अपेक्षा थी। ऐसे संक्रमण काल में हिंदी नाटक के क्षेत्र में मोहन राकेश का प्रादुर्भाव होता है। उन्होंने कथ्य की आधुनिकता, भाषा शिल्प की नवीनता तथा रंग प्रकल्प की जीवंतता से अनुप्राणित जो नाटक हिंदी साहित्य को प्रदान किए और रंगमंच पर उन्होंने जिस प्रकार अपनी पहचान बनाई, उससे उनके ये नाटक सार्वजनीन, सार्वभौमिक और सार्वकालिक होकर चिर प्रासंगिक हो गए हैं। शाश्वत तथा सामयिक जीवन बोध की जीवंतता का जो मिश्रित स्वर उनके नाटकों में अनुरंजित होता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब आज का नाट्य रंगमंच अपनी अवधारणात्मक संकीर्णताओं, रूढ़ियों से ग्रस्त मर्यादाओं तथा देश काल के पारंपरिक अवगुंठनों का मोह छोड़कर विश्व रंगमंच पर विश्व नाटक के रूप में पहचान बना चुका है। संचार माध्यमों की उपलब्धता तथा सैटेलाइट क्रांति ने सारे विश्व के साहित्य, संस्कृति तथा भाषाई माध्यम को पारस्परिक सहयोग के लिए अपूर्व अवसर प्रदान किया है। इसमें मोहन राकेश के रंग प्रकल्पन, नाट्य संरचना, चरित्रों का निर्माण, बिंब तथा प्रतीक विधान, विडंबना नियोजन तथा भाषा और कथोपकथन में एक निश्चित दृष्टि का महत्वपूर्ण योगदान है। मोहन राकेश गद्य विधा के एक संपूर्ण साहित्यकार थे। अपने नाटक और एकांकी के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास, निबंध, यात्रा, वृत्तांत, डायरी लेखन, पत्र लेखन, रिपोर्टाज, समीक्षा और अनुवाद भी अपनी रचनाधर्मिता में सम्मिलित किए थे। मोहन राकेश के साहित्य में समकालीन युग के जीवन की अभिव्यंजना है। उसमें मनुष्य के राग विराग, आसक्ति अनासक्ति, स्वीकार अस्वीकार, ग्रहण और त्याग, जीवन के छिपे हुए और जटिल संदर्भ, युग की त्रासदी और उससे उत्पन्न विभिन्न मनस्थितियों के यथार्थ का विश्वसनीय और सार्थक लेखन हुआ है। मोहन राकेश का जन्म एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में 8 जनवरी सन 1925 में अमृतसर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री करमचंद गुगलानी था, जो शहर के प्रतिष्ठित वकील और विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं के पदाधिकारी थे, किंतु कर्जदार थे। आपकी माताजी का नाम श्रीमती बच्चन कौर था। जब आप 16 वर्ष के थे तब आपके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। आपका प्रारंभिक जीवन कठिन आर्थिक संकटों में व्यतीत हुआ और उन्हीं की परिस्थितियों की प्रतिकूलता और विसंगति ने उनके व्यक्तित्व में अस्थिरता, अतिवादिता और आक्रोश को जन्म दिया और परिणाम यह हुआ कि 19 वर्ष की अवस्था में ही वे विद्रोही स्वभाव के हो गए। स्वतंत्रता के साथ ही जब भारत का विभाजन हुआ तब आप लाहौर में थे और आपने विस्फोट, अग्निकांड, हत्या, लूटपाट और पाशविक बलात्कार को अपनी आंखों से देखा।
जीवन की आड़ी तिरछी रेखाओं और विसंगतियों के बीच मोहन राकेश ने सन 1944 में संस्कृत में एमए किया और उसके पश्चात सन 1952 में हिंदी में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तीर्ण की। बौद्धिकता और संवेदनशीलता उनके व्यक्तित्व की दो परस्पर विरोधी धुरियां थीं जो उनके लेखन को प्रभावित करती रही। बौद्धिक गुण उन्होंने अपने पिता से पाया था और स्नेह की भावना अपनी भावप्रवण माँ से ली थी, पर इससे भी हटकर उनके व्यक्तित्व का सबसे प्रबल पक्ष वह था उनका ईगो, जिसको किसी भी स्थिति में उन्होंने समझौता नहीं करने दिया और न ही इस बात पर उनके किसी आत्मीय ने चुनौती दी। मोहन राकेश किसी भी एक जगह पर स्थायी तौर पर कार्य नहीं कर सके। एक के बाद एक नौकरी करते रहे और छोड़ते रहे। यही स्थिति उनके वैवाहिक जीवन की भी रही। पहले सुशीला जी से विवाह किया, फिर उनसे तलाक लेकर मंजुलिका से विवाह किया। मंजुलिका जी, जिन्हें पुष्पा भी कहते हैं कि वे अर्धविक्षिप्त थीं और उन्होंने इन्हें तथा इनकी माताजी को घर से भगा दिया था, इसलिए उससे भी इन्होंने तलाक लेना चाहा, नहीं मिला तो उसे छोड़कर अनीता औलख जी से असंस्थागत विवाह किया और अंत तक निभाया। मोहन राकेश ने स्वतंत्र लेखन किया। प्रसिद्ध कहानी पत्रिका सरिका के संपादक भी रहे। उनके पहले नाटक आषाढ़ का एक दिन पर सन 1959 में संगीत नाटक अकादमी का सर्वोत्कृष्ट नाटक का पुरस्कार मिला। सन 1970 में इन्हें पद्मश्री की उपाधि भी दी गई, किंतु इन्होंने उसे लौटा दिया। आपका व्यक्तित्व अनेक अंतर्विरोधों से परिपूर्ण था। वे दोस्तों से घिरे हुए हंसी ठहाकों में जिंदगी के प्रति प्रतिबद्ध सिपाही थे, जो अपनी जिंदगी को अपनी ही शर्तों पर जीते थे। वे एक ऐसे संवेदनशील व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन में सबसे अधिक महत्व लेखन को दिया। दूसरे स्थान पर मित्र उनके जीवन में अंतरंग बने। पत्नी उनके जीवन में तीसरे स्थान पर थी, पर तीनों ही उनके जीवन के लिए जरूरी थे। असुरक्षा, आंतरिक पीड़ा, निर्वासन, अकेलापन, अधूरापन और जीवन की शून्यता के एहसास को उन्होंने कहीं अंदर से भोगा था। स्त्री पुरुष की संबंधहीनता को उन्होंने किसी समय अपने वैवाहिक जीवन में झेला था। आत्मीयता की भूख उनमें बहुत अधिक थी और उनका स्वयं का अहंकार उन्हें जीवन पर भटकाता रहा। घर उनकी आवश्यकता थी क्योंकि वह सुरक्षा का प्रतीक था। उस घर में जिस सांत्वना और सुख की तलाश उन्हें थी, वह अनीता जी के साथ अंतिम दिनों को छोड़ उन्हें कभी नहीं मिला। यही वह बिंदु था जो उनके संपूर्ण साहित्य को जीवंत बनाता रहा। अपनी माँ की मृत्यु के कुछ माह बाद ही 3 दिसंबर 1972 को आपने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपने अपने साहित्य में जो कुछ भी लिखा है वह भोगा हुआ यथार्थ है, किंतु वह यथार्थ किसी एक व्यक्ति का यथार्थ नहीं है, बल्कि वह शाश्वत और सार्वजनीन है, सारे समाज और सारे विश्व का है। वे आम आदमी की आत्मपरकता को अभिव्यक्ति देने में सफल हुए हैं। मोहन राकेश का लेखन बहुआयामी है। लिखने का उत्साह उन्हें अपने पिता और अपने ही घर के वातावरण से ही प्राप्त हुआ। हर शाम को उनके पिता की बैठक में उनके मित्रों की मंडली एकत्र होती थी, जहां आधी आधी रात तक उनमें वाल्मीकि से लेकर मैथिली शरण गुप्त तक की आलोचना प्रत्यालोचना चलती रहती थी। वे एक कोने में बैठकर यह सब कुछ सुना करते थे। संस्कृत के विद्यार्थी होने के कारण उन दिनों संस्कृत भाषा में गद्य और पद्य रचना का अभ्यास किया करते थे। उनके अध्यापक उस लेखन की मौलिकता पर संदेह किया करते थे। अपने पिता की मृत्यु के कुछ समय बाद वे संस्कृत से हटकर हिंदी में लिखने लगे। उनका बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने लिखने के लिए उन्हें नया नाम मोहन राकेश दिया। इस नाम से लिखी उनकी पहली कहानी भिक्षु मासिक पत्रिका सरस्वती के अंक 46 में प्रकाशित हुई। वैसे उन्होंने अपनी पहली कहानी नन्ही 7 मई 1944 को लिखी थी। 8 वर्ष की अवस्था में उनकी एक कविता भी किसी दैनिक समाचार पत्र के
बाल स्तंभ में छपी थी। यही उनकी पहली प्रकाशित रचना थी। 17 वर्ष की उम्र में वे गंभीर लेखन की ओर प्रवृत्त हुए। उनका पहला एकांकी था समझ का फेर। मोहन राकेश ने बहुत कम समय में बहुत अधिक और बहुचर्चित एवं सार्थक साहित्य लिखा। नाटक उनका प्रिय विषय था, किंतु कहानी और उपन्यास भी उन्होंने बहुत अधिकार के साथ लिखे। इसके अतिरिक्त एकांकी, लेख एवं निबंध, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन, पत्र लेखन, अनुवाद, रिपोर्टाज एवं एक अपूर्ण शोध प्रबंध भी लिखा। मोहन राकेश ने हिंदी जगत के सम्मुख एक कहानीकार के रूप में दस्तक दी थी। वे नई कहानी के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनकी कहानियों में प्रायः अकेले पड़े उस मनुष्य का चित्रण है जो आज के समाज में परिवर्तित मूल्यों और जीवन संबंधों की यंत्रणा को अकेले क्षणों में झेलते जाने के लिए अभिशप्त है। उनका कहानी साहित्य कथ्यपरक तो है ही, साथ ही वह अपने शिल्प की ताजगी के कारण नई पीढ़ी के लिए एक चुनौती भी है। इन कहानियों की सबसे बड़ी उपलब्धि समकालीन विसंगतियों और मानवीय रिश्ते की त्रासदी का सजग और आत्मीय शिल्प में अभिव्यक्ति कौशल है। सच तो यह है कि उनकी कहानियों के लेखन में मौलिकता है और समाज के प्रति प्रतिबद्धता है। मोहन राकेश ने लगभग 100 के आसपास कहानियाँ लिखी होंगी, किंतु विभिन्न संग्रहों में 63 कहानियाँ सामने आई हैं। उनके प्रमुख कथा संग्रह हैं इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवरों जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, आज के साए, रोए रेसे, मिले जुले चेहरे, एक एक दुनिया, पहचान, मोहन राकेश की श्रेष्ठ कहानियाँ, चेहरे, क्वार्टर, मेरी प्रिय कहानियाँ, वारिस, मलबे का मालिक नामक कहानी मोहन राकेश की प्रगतिशीलता तथा सजग दृष्टि की परिचायक है। उनकी अधिकांश कहानियाँ समस्यामूलक है, जिनके पात्र प्रारंभ में विराट मानवीय चेतना का आभास देते हैं, किंतु अंत में वे अंतर्मुखी होकर अपने अकेलेपन और अजनबीपन का बोझ ढोते रहते हैं। आर्द्रा, उसकी रोटी और मवाली आदि कहानियों में उनके पात्र अहम की परिधि से बाहर निकलकर सामाजिक हो गए हैं। मोहन राकेश की कहानियों में सामाजिक जीवन के यथार्थ का प्रतिबोधन, सूक्ष्म मानवीय संबंधों का वर्णन, स्त्री पुरुष के संबंधों का विच्छेदन और अकेलेपन का एहसास, महानगरीय संत्रास और भयावहता, विभाजन और पारिवारिक विघटन, मनोवैज्ञानिकता तथा प्रयोग की भूमिका पर आधारित शिल्प की रचना आदि बड़ी सरलता से देखने को मिलते हैं। परमात्मा का कुत्ता, एक और जिंदगी, सुहागिने, मिसपाल, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, सेफ्टी पिन, मिस्टर भाटिया, फटा हुआ जूता और ठहरा हुआ चाकू आदि राकेश की बहुचर्चित कहानियाँ हैं। मोहन राकेश के 3 उपन्यास बहुत चर्चित रहे हैं। ये उपन्यास हैं अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल तथा अंतराल। इसके अतिरिक्त स्याह और सफ़ेद, कांपता हुआ दरिया, कई एक अकेले, नीली रोशनी की बाहें तथा गुंजल आदि भी आपके उपन्यास हैं। इनमें से कुछ अप्रकाशित हैं। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का एक बहुचर्चित उपन्यास है, जिसमें आधुनिक जीवन की विसंगतियों की जीवंत गाथा प्रस्तुत की गई है। हरबंस और नीलिमा के बीच उभरते अंतर्द्वंद को राकेश ने बहुत सुंदरता से चित्रित किया है। इस उपन्यास में समकालीन जीवन, विशेषकर समकालीन परिस्थितियों की जटिलता में घुटते और हताश होते स्त्री पुरुष के संबंध अपनी स्थिति के अभिव्यंजन के लिए जुबान पा गए हैं। इसमें भटकती हुई मनस्थिति, अस्थिर व्यक्तित्व, उद्देश्यहीनता तथा आदर्शहीनता को व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है। मधुसूदन एक पत्रकार है। उसका मित्र हरबंस एक बिखरे हुए व्यक्तित्व का प्रतिनिधि है। हरबंस की पत्नी नीलिमा ललित कला प्रेमी और महत्वाकांक्षिणी है, जो अपने असंतुलित वैवाहिक जीवन के बंद कमरे की प्रतीक है। इस कथा के समानांतर निम्न मध्यवर्ग की ठकुराइन की कथा भी इस उपन्यास में नरेटर मधुसूदन से जुड़ी है। उनके जीवन का प्रतीक अंधेरे कमरे हैं। यहाँ एक जीवन ऐसा है जो अंधकारमय है और एक जीवन ऐसा है जिससे हम परिचित हैं, किंतु उसकी वास्तविकता को नहीं जानते। इस उपन्यास में आधुनिक जीवन के खोखलेपन को उद्घाटित किया गया है। अंत में मधुसूदन का उकता कर
कस्सापुरे की गली के परिवेश में निम्मा के लिए वापस लौटना लेखक की बदली हुई मानसिकता का परिचय देता है, जो कहीं बहुत गहरे उनके जीवन दर्शन से भी जुड़ा हुआ है। न आने वाला कल का केंद्र अंग्रेजी माध्यम वाला एक पब्लिक स्कूल है। यह कृति दरअसल 6-7 कहानियों का एक सेट है, जो कि आपस में जुड़ी हुई है और एक उपन्यास बनाती है। कहानी एक स्कूल मास्टर मनोज सक्सेना की है, जो व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे देता है। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो जिंदगी में कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वह कैसे इसे प्राप्त करे। उसने एक विधवा से शादी कर ली और वे दोनों दुखी हैं। वह उसके साथ नहीं रह पा रही है। उसके द्वारा बार बार अपना इस्तीफा देने की प्रतिक्रिया का सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। राकेश ने इस सिलसिले को उपन्यास में क्रमशः इस्तीफा, डर, कुर्सी, साथी, नाटक, सड़क तथा दरवाजे आदि शीर्षकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास में प्रत्येक व्यक्ति आने वाले कल की प्रतीक्षा में है। यह उपन्यास कथ्य और शिल्प की दृष्टि से एक प्रयोगधर्मी उपन्यास है। अंतराल आज की भाषा में लिखा गया आज के मानव संबंधों का एक ऐसा आंतरिक उपन्यास है, जिसमें एक स्त्री श्यामा और एक पुरुष कुमार शारीरिक और मानसिक अपेक्षाओं के रास्ते से गुजरते हुए भी वास्तव में एक ही अपेक्षा करते हैं, एक दूसरे के होने मात्र से पूरी हो सकने वाली अपेक्षा। यह बात अलग है कि इस वास्तविकता की पहचान उन्हें भी नहीं है। वे एक दूसरे के लिए जो कुछ हैं उसके अतिरिक्त और कुछ हो सकने की व्याकुलता ही उनके बीच का अंतराल है। मोहन राकेश के प्रायः सभी उपन्यासों में मानवीय संबंधों, विशेषकर दाम्पत्य जीवन के संबंधों में आई कटुता, पीड़ा और विसंगतियों के व्यापक शब्दचित्र अंकित हैं। मोहन राकेश ने कथा एवं नाट्य साहित्य के अतिरिक्त गद्य की विविध विधाओं पर भी लिखा है। उनके निबंधों में समकालीन विषयों तथा जीवन की चर्चा है। निबंधों के अतिरिक्त उन्होंने आत्मकथ्य तथा कुछ रेखाचित्र भी लिखे हैं। परिवेश, बकलम खुद तथा मोहन राकेश साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि उनकी 3 निबंधात्मक पुस्तकें हैं। समय सारथी, आईने के सामने तथा रंगमंच और शब्द उनके अन्य निबंध संग्रह हैं। इनमें से कुछ अप्रकाशित हैं। आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश का पहला यात्रा वर्णन था। ऊंची झील तथा पतझड़ का रंगमंच उनके अन्य यात्रा संस्मरण हैं। आपने गर्दिश के दिन तथा चींटियों की पंक्तियां जमीन से कागजों तक नामक आत्मकथ्य के रूप में डायरी भी लिखी है। आपके कुछ पत्र भी प्रकाशित हुए हैं, जिनमें आपकी मानसिकता और अंतर्द्वंद का चित्रण है। आपने सतयुग के लोग नामक रिपोर्टाज भी लिखी है। इसके अतिरिक्त आपने संस्कृत तथा हिंदी में कुछ कविताएं भी लिखी थी। संस्कृत से हिंदी में शकुंतल तथा मृच्छकटिकम और अंग्रेजी से हिंदी में एक औरत का चेहरा तथा हिरोशिमा के फूल जैसी चुनिंदा कृतियों का अनुवाद भी किया। नाटक में सही शब्द की खोज विषय पर नेहरू फेलोशिप के अंतर्गत आपने एक अपूर्ण शोध कार्य भी किया था। इसके अतिरिक्त बिना हाड़ मास का आदमी नामक बाल साहित्य भी लिखा था। अंडे के छिलके, अन्य एकांकी तथा बीज नाटक और रात बीतने तक तथा अन्य ध्वनि नाटक नामक संकलनों में मोहन राकेश के कुछ एकांकी, कुछ प्रयोगात्मक बीज एवं पार्श्व एकांकी तथा रेडियो पर प्रस्तुत किए गए ध्वनि नाटक संकलित हैं। इन एकांकियों में कुछ प्रारंभिक स्थिति के एकांकी हैं, जबकि बीज नाटक शायद और हम तथा पार्श्व नाटक छतरियाँ राकेश की परिपक्व मानसिकता के प्रयोगधर्मी एकांकी हैं। अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती है, बहुत बड़ा सवाल आपके चर्चित एकांकी हैं। रात बीतने तक, उसकी रोटी, आखिरी चट्टान तक, सुबह से पहले आदि आपके चर्चित ध्वनि अर्थात रेडियो नाटक हैं। आपने लगभग 8 ध्वनि नाटक लिखे थे, जो काफ़ी चर्चित रहे। हिंदी साहित्य में मोहन राकेश की पहचान एक सफल और प्रयोगधर्मी नाटककार के रूप में बनी है। मोहन राकेश ने यह सिद्ध कर दिया है कि नाटक शब्द और रंगमंच की समन्वित कला है। बिना रंगमंच के लिखे हुए किसी भी नाटक की कोई पहचान नहीं है। नाटक के बिना कोई भी नाटक नाटक नहीं है। मोहन राकेश ने केवल 4 नाटक लिखे, उसमें भी एक नाटक पैर तले की ज़मीन उनकी अकस्मात मृत्यु के कारण अधूरा रह गया था, जिसे बाद में श्री कमलेश्वर ने पूरा किया था। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस तथा आधे अधूरे मोहन राकेश के बहुत लोकप्रिय एवं रंगमंच पर सफलतम नाटक हैं। इन नाटकों में
इन नाटकों ने रंगमंच को अपनी पहचान और प्रतिष्ठा दी है। यहीं से हिंदी रंगमंच ने सफल रंगमंच के रूप में अपना स्थान बनाया और आज हिंदी रंगमंच ने विश्व रंगमंच के स्तर तक अपनी पहचान बना ली है। औपचारिक रूप से आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का पहला नाटक है। हालांकि इसके पूर्व लहरों के राजहंस की रचना का सूत्रपात सुंदरी तथा रात बीतने तक जैसे ध्वनि नाटकों के रूप में हो चुका था। आषाढ़ का एक दिन का नायक कालिदास एक व्यक्ति नहीं बल्कि हमारी सृजनात्मक शक्तियों का प्रतीक है। इस नाटक का आधार ऐतिहासिक है, किंतु राकेश ने इसे कालिदास और नायिका मल्लिका के अंतर्द्वंद के द्वारा जीवंत और अप्रतिम बना दिया है। इस नाटक में इतना नयापन और ताजगी है कि इसने अपने कथ्य, शिल्प और रंगमंचिता के कारण हिंदी नाट्य लेखन की दिशा ही बदल दी। नाटक में स्थान, काल एवं पात्र के उपकरण ऐतिहासिक हैं, किंतु घटनाओं और पात्रों का द्वंद्व लेखक का अपना है। रचनाकार ने सृजन के जिन आयामों को इस नाटक में उद्घाटित किया है वे कालिदास के द्वारा किए गए कार्यों से ही उद्घाटित हुए हैं। कालिदास की प्रेमिका मल्लिका, मल्लिका की माँ अंबिका और कालिदास के प्रतिद्वंदी विलोम का अंतर्द्वंद इस नाटक का प्राण तत्व है। इस नाटक में कवि कर्म के प्रति आग्रह, कर्तव्य, प्रेम, समर्पण, विवाह व्यवस्था और त्याग जैसी भावनाओं का बहुत सुंदर ढंग से निर्वाह हुआ है। मल्लिका का चरित्र अप्रतिम है। यह नाटक रंगमंच पर बहुत सफलता से अनेक बार मंचित हुआ है। लहरों के राजहंस मोहन राकेश का दूसरा बहुचर्चित तथा रंगमंच पर सफल वह नाटक है जो राकेश द्वारा बार बार लिखा गया है, कभी रेडियो के लिए ध्वनि नाटक के रूप में तो कभी रंगमंच पर मंचन के लिए रंगमंच के आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए। इस नाटक में नाटककार समसामयिक जीवन मूल्यों की खोज में अस्तित्ववादी विचारधारा की ओर प्रवृत्त हुआ, जिससे इस नाटक में आधुनिक भावों के उन्मेष का स्पर्श होता है। यह नाटक यह बतलाता है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। राजा नंद और उनकी रानी सुंदरी का अंतर्द्वंद इस नाटक का प्राण तत्व है। ये दोनों पात्र ऐतिहासिक हैं, किंतु उनका अंतर्द्वंद आधुनिक है। यह एक प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें रचनाकार ने भोग और वैराग्य तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति के परंपरागत द्वंद्व को संवेदना के धरातल पर रूपांकित किया है। यह संवेदनामूलक नाटक है क्योंकि इसमें व्यक्ति और उसके परिवेश के तनाव, व्यक्ति की अनिश्चयात्मक प्रवृत्ति और उसके व्यक्तित्व के अंतर्विग्रह की अभिव्यक्ति का ताना बाना बुना गया है। जीवन में स्त्री और पुरुष के बीच जब कभी किसी एक ने किसी दूसरे के अस्तित्व पर हावी होना चाहा है, तब जो व्यथा उभरी है वह लहरों के राजहंस जैसे नाटकों के लेखन का कारक बनती रही है। मोहन राकेश का तीसरा और कदाचित सबसे श्रेष्ठ नाटक आधे अधूरे आज के मानव की तथाकथित आधुनिकता में घिराए अधूरेपन, अनिश्चितता, एकरसता तथा घटनाहीनता के बासी संदर्भों में मानव व्यक्तित्व की संपूर्णता को खोजने का ताजगी भरा उपक्रम है। इस नाटक में आज के मनुष्य की अनियंत्रित और अंतहीन यंत्रणाओं के गर्भ में नारी की मुक्ति भावना, वैवाहिक संबंधों की विडंबना, पुरुष के अधूरेपन और विघटनशील जीवन मूल्यों का अनुरेखांकन है। समूचा नाटक घर और घर में रहने वाले लोगों के अधूरेपन की कथा कहता है। वह घर ऐसा है जो घर के अतिरिक्त सब कुछ है। नाटक की नायिका सावित्री और नायक महेंद्र तथा अन्य पात्रों के अंतर्द्वंद तथा उनकी खीज, उकताहट, बेचैनी, विद्रोह और स्वप्न का जो जीवंत चित्र इसमें है वह अन्य नाटकों में कदाचित ही देखने को मिलता है। यह एक सर्वाधिक सफल रंगमंचीय एवं आडंबरहीन नाटक है जिसमें वर्तमान समय के प्रासंगिक यथार्थ को अनुभूति के कठोर धरातल पर शाश्वत अभिव्यक्ति दी गई है। एक तरह से यह नाटक समाज के आधुनिक कहे जाने वाले मध्यम वर्गीय परिवार के बिखराव और उसके संतरास की कहानी है, जिसमें आज के टूटते हुए मनुष्य की उस जिजीविषा का रंगकल्प है जो टूटकर अलग भी नहीं हो पाता और जुड़कर जुड़ भी नहीं पाता। मोहन राकेश के चौथे नाटक पैर तले की जमीन में नाटककार के अस्तित्वपरक चिंतन तथा विसंगत अर्थात एब्सर्ड विचारधारा का सुंदर समन्वय प्रतिबिंबित है। यह नाटक उनका अधूरा नाटक था जिसे बाद में कमलेश्वर ने पूरा किया था, इसलिए इस नाटक में वह बात नहीं आ पाई जो राकेश के अन्य नाटकों में है।
मोहन राकेश एक ऐसे बहुआयामी रचनाकार हैं जिन्होंने गद्य की सभी विधाओं में अधिकारपूर्वक लिखा है और वे चर्चित भी रहे हैं, किंतु हिंदी नाटक और रंगमंच को एक सही और सार्थक पहचान देने की दिशा में उनका अवदान बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी मौलिक दृष्टि, भावप्रवण संवेदना तथा जीवन के अनुभवों की विविधता के आधार पर हिंदी नाटक को कथ्य और शिल्प की परंपरागत दृष्टिकोण से मुक्त किया। समकालीन जीवन के मानवीय संबंधों के मनोवैज्ञानिक तथा आंतरिक चित्र का शोधपरक दृष्टिकोण हिंदी नाटक में उनके माध्यम से पहली बार परिलक्षित हुआ है। उनके नाटक और उनका अन्य साहित्य न तो कवित्व दर्शन से बोझिल है और न ही अनुभूति और सामयिक दृष्टि के बोध से रिक्त है। वे यथार्थवादी भी नहीं हैं और यथार्थवाद के विरुद्ध भी नहीं हैं। अस्तित्ववादी चिंतन के फ्लेवर में यथार्थवादी चिंतन का समन्वय उन्होंने अपने साहित्य में इस तरह से किया है कि वह एक नए अंदाज में बहुत कुछ विसंगत रूप से परिलक्षित होता है, पर अंततः है वह मोहन राकेश का ही साहित्य, और वह भी आधुनिक युगबोध से अनुरंजित और मानवीय संवेदनाओं से अनुवर्तित।